नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से 29-30 अगस्त की रात को घुसपैठ की कोशिश की और इस बार घुसपैठ ऐसी जगह पर हुई है जहां पर आज तक इससे पहले नहीं हुई थी। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरह से चीन जो है बार बार जो है वो सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, आखिर चाहता क्या है चीन? देखिए, आपके चैनल पे पहले भी हम लोगों की बातचीत हुई थी और हम लोगों ने कहा था कि 1967 के बाद जब भी कोई घुसपैठ का मामला हुआ है उसमें ये सबसे खतरनाक मामला है, सबसे गंभीर मामला है। और इसकी वजह है कि चीन के भीतर के हालात। देखिए, चीन के भीतर हालात सामान्य नहीं थे। एक तो कोविड को लेके प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के खिलाफ काफी असंतोष बढ़ रहा था। दूसरा, सी जिनपिंग ने किया है कि करीब 10 लाख लोगों के खिलाफ उन्होंने एंटी करप्शन के नाम पे अपने जितने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं सभी का उन्होंने सफाया कर दिया है। करीब 200 लोग इसमें मंत्री होते थे या डिप्टी मिनिस्टर इसके रैंक के लोग होते थे, उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि जो सीसीपी की हिरार्की में तीसरे नंबर के, 5वें नंबर के इस तरीके के वरिष्ठ लोग होते थे, उनको भी उन्होंने खत्म किया। तो वो चीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति है, पहले भी हम लोगों ने कहा है कि वो सम्राट बन गए हैं और एक सम्राट को अपनी सत्ता का एक अलग नशा होता है। तो एक तो वो नशा अपने करके, भारत एक मजबूत देश है, चीन के बाद सबसे मजबूत देश भारत ही है, तो भारत को वो एक सबक सिखाना चाहते हैं। दूसरा, जो उम्मीद की जा रही है कि पूरा जो हिमालयन रेंज है वो अपने चीनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पूरे हिमालयन रेंज पे वो कब्जा करना चाहते हैं किसी तरीके से। दूसरा, अगर हम देखें तो उन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया तक वो पहुंच गए हैं जिनजियांग वगैरह को सिक्योर करने के लिए, और पूरा वो गिलगिट बल्तिस्तान से पूरे इलाके को जो है चीनी साम्राज्य में शामिल करने की शायद षड्यंत्र बना रहे हैं। तो वो भीतर में भी अपनी जो संतोष है उसको खत्म करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। और उनके पास एक बहुत ही एफिशिएंट सिक्योरिटी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, आर्मी की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो उसका वो इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ उनको शायद ऐसा खाका दिया होगा कि ये करना जरूरी है ताकि उनकी जो पेरिफेरी है, जो उनकी सीमाएं हैं, सीमाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि मेनलैंड और सुरक्षित हो जाएगा और पूरे चीन के इतिहास में उनका नाम होगा, सम्राटों की लिस्ट में उनका नाम होगा कि उन्होंने चीन को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। नहीं सर, मेरा सवाल यह है कि चीन घुसपैठ की कोशिश तो लगातार कर रहा है, लेकिन अभी तक फिंगर फोर के इलाके में, जिस इलाके में देखा जा रहा था, अब उससे अलग यानी पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में इस बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। तो आपको लग रहा है कि क्या ये बार बार जो चीन जो है वो स्थान बदल बदल कर दूसरे इलाके से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है? तो इसका मतलब है कि पूरे जो बॉर्डर इलाका है उस हर जगह चीन की यही मंशा है कि कहीं ना कहीं से घुसपैठ कर भारत के सीमाओं पर या भारत के जमीन को अपने कब्जे में लिया जाए? बिल्कुल, एक तो ऐसी मंशा जरूर लग रही है कि वो भारत की जमीन को एक जगह नहीं कई जगह से अपने कब्जे में ले रहा है। हमारे सुरक्षा कर्मी लोग जो हैं, सुरक्षा सैनिक लोग हैं, सैन्य विभाग वगैरह, ये सबको पता होगा हम लोगों से ज्यादा अच्छा। लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा कि हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है। संभव है ये एक तमाशा हो, ये एक दिखावा हो कि सैन्य तरीके से यहाँ वहां घुसपैठ कर रहे हैं, इसके पीछे कोई दूसरी उनकी इस गहरी साजिश हो कि वो अपने रोबोटिक फैसिलिटीज का, अपने टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज का, अपने मिसाइल सिस्टम का, अपने दूसरे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करें। इस तरीके से वो हमें उलझा के रखे रहें कि हम लोग यहाँ पे, हमारे सैनिक उनको तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जब भी आने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब देकर उनको वापस भेज दे रहे हैं। तो सैन्य के स्तर पे देखिए, हमारे सैनिकों के मनोबल से उनके सैनिकों के मनोबल की तुलना नहीं की जा सकती। हमारे सैनिक एक प्रजातंत्र देश के सैनिक है, वो बहुत ही सक्षम भी है और बहुत अदम्य साहस भी है और उत्साह भी है। उसके मुकाबले उनके सैनिक जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नौकर की तरह हैं, जो उनके गुलाम की तरह हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है वो उनका करना पड़ता है, और उनकी मौत भी हो जाती है तो उनको एक सैनिक जैसा सम्मान तक नहीं मिलता। तो यहाँ पे तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे संभव है कोई साजिश हो कि अपनी वो सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम जो है वो उसका इस्तेमाल करें, या अपने रोबोटिक विंग्स है उसका इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कोई जो मशीनरीज है उनका इस्तेमाल करें इस युद्ध में। तो इन तमाम चीजों से मैं पूरा आश्वस्त हूं कि हमारे सैनिक जो है वहां पे तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन चीन की मंशा बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि सी जिनपिंग के खिलाफ भीतर असंतोष काफी बढ़ा हुआ है।
और वो जो है इस असंतोष को दूर करने के लिए उनके भीतर शायद ऐसी गलतफहमी हो गई है कि उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वहां अमेरिका भी उनको अटैक नहीं कर सकता है। अमेरिका के लिए उन्होंने एक डेटरेंट पैदा कर दिया है कि अमेरिका उस क्षेत्र में अटैक नहीं करे, और वो सोचते हैं कि भारत एक बड़ा देश है, अगर इसको किसी तरीके से चकमा देके धोखा देके कुछ इस पे हमने हासिल कर लिया तो शायद उनको कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि वर्तमान राजनीतिक जो नेतृत्व है वो काफी दृढ़ नेतृत्व है और हमारे सैन्य शक्ति भी काफी मजबूत है। तो ये दोनों मिलके हमें पूरा विश्वास है कि दूसरे कहीं जगह कुछ कमी भी है तो ये चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब होंगे। लेकिन चीन के मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। कैसे देखते हैं जब इस वक्त चुशूल में जो है वो कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है और इस पूरे घटनाक्रम को यानी कि खत्म करने के लिए कि वहां पर सीमा पर विवाद ना हो, इसके लिए लगातार बैठक जारी है, और इस बीच एक तरफ चीन जो है वो बैठक भी कर रहा है और दूसरी तरफ से घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है। तो आप क्या मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, चीन की किसी बात पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जैसे आप कहें कि किसी बकरी से कहें कि तुम घास मत खाओ तो घास खाने से वो बाज नहीं आ सकती है। तो चीन का धोखाधड़ी का, ये गुप्त तरीके से हमला करने का, आपके विश्वास को तोड़ने का चीन की परंपराओं का ये हिस्सा रहा है। ये बाहर में तो करते ही करते, अपने देश के भीतर भी करते हैं कि ये उनके डीएनए का हिस्सा हो चुका है। तो देखिए, बातचीत कुछ करके कुछ हो सकता है टैक्टिकल एक दूसरे से समय लेने के लिए ठीक है, लेकिन चीन के इस स्ट्रेटजी के खिलाफ बहुत ही मुंहतोड़ और उनसे बेहतर भाषा में, उनकी भाषा में मैं नहीं कहूंगा, ऐसी भाषा में उनको जवाब मिलना चाहिए कि उनके दिमाग के भीतर अक्ल जो है चली आए और उनको लगे कि भाई ये जो है भारत के साथ दाल गलने वाली नहीं है। भारत के मुकाबले वो बड़ी छोटी सभ्यता हुआ करते थे, वो गांव के किसानों की सभ्यता होते थे और वो अपनी सभ्यता की वाहवाही किए जा रहे हैं, अमेरिका को अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, पूरे पश्चिम का मजाक उड़ाए जा रहे हैं। जो सत्ता मिल गया है चीन के नए सम्राट जो है शी जिनपिंग के पास, वो सत्ता को संभाल नहीं पा रहे हैं और वो नशे में जो है पूरी दुनिया पे को तहस नहस करने में लगे हुए हैं कि वो लोग कहते हैं कि अपनी सेनाओं को वो परख रहे हैं, क्योंकि उनकी सेनाओं को युद्ध करने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था। 1962 की लड़ाई में हमारी तरफ से गलती हुई कि हमारे पास बिल्कुल हथियार नहीं थे और 14 गुना, 16 गुना, 18 गुना उनकी फौज से पूरे हथियारों से लैस, और हमारे लोगों के पास हथियार नहीं थे। हालात अभी बदल चुके हैं लेकिन युद्ध का तरीका बदल चुका है। तो मैं नहीं समझता कि चीन जो है बहुत ही सीरियस है किसी बातचीत में। उसका मकसद बिल्कुल साफ है। चीन एक देश के रूप में नहीं, शी जिनपिंग की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हुई है कि वो किसी तरीके से कोई ना कोई समस्या खड़ी करके वो चीन के लोगों को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वो बहुत मजबूत है और वो भारत को नीचा दिखा सकते हैं। सर, इसके पीछे कहीं वही तो नहीं है कि जो 15 जून को जो गालवान घाटी में इससे पहले जो घटना घटी थी, जो झड़पें हुई थी, जिसमें भारत के भी 20 जवान शहीद हो गए थे और उसके भी चीन के भी 35 से 40 जवान हताहत हुए थे, तो आपको लगता है क्या कि चीन उसके बाद एक बार बैकफुट पर गया और जब अपनी पूरी शक्ति को वहां पर एकत्रित कर लिया है सीमा पर, उसके बाद एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ये बहुत बड़ा पिक्चर है। देखिए, चीन अगर चाहे तो 5 लाख भी लोग चीन के मर जाए तो शी जिनपिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास न तो प्रजातंत्र है, न कोई पब्लिक ओपिनियन की कदर है, न वहां के चीन के साधारण लोगों की जीवन की कोई महत्व है। उनको लगता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, कुछ लोग मर भी जाएंगे तो शी जिनपिंग उनकी हत्या करवा देंगे, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसी के लायक है। तो देखिए, इससे नहीं, चीन का जो पूरा, जो हम लोगों ने पहले भी आपके इसमें कहा अप्रैल मई में कि मई के शुरुआत में कि काफी सोची समझी साजिश के तहत चीन आया है, क्योंकि भीतर उसकी समस्याएं हैं। शी जिनपिंग ने अपने सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया है और वो इतिहास में बड़ा बनना ही चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि वो टाइगर पे बैठ गए हैं, वो बाघ पे बैठ गए हैं, बैठ के भागे जा रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे निकले, उतर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो उतरते हैं तो संभव है कि वहां जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं वो उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दें, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो किसी तरीके से चीन के इतिहास में एक बहुत बड़े हिटलर की तरह हीरो बन के जाना चाहते हैं, और उसमें उनको लगता है कि भारत का रवैया अभी तक रहा है कि हम दूसरों पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम अपनी सीमा में ही रहेंगे, हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम डिफेंड करेंगे। तो इससे शायद उनको लगता है कि एक प्रेडिक्टेबल भारत का रिस्पॉन्स होगा कि भारत आक्रमण नहीं करेगा। जब आप आक्रमण नहीं कर रहे हैं और आपका प्रतिद्वंदी आक्रमण कर रहा है तो उसके पास जो इनिशिएटिव होती है कि वो कहाँ आक्रमण करे, कैसे आक्रमण करे, किस तरीके से आक्रमण करे। तो कुछ चीजें हम लोगों को मालूम नहीं है
लेकिन एक बात साफ है कि जो पुराना हमारा रवैया था, पुराना परंपरागत रवैया था, वो रवैया काम नहीं करेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो रवैया नहीं है, क्योंकि इस पूरे इसमें जो आप कह रहे हैं कि 15-20 वाला, हाँ उससे सेटबैक थोड़ा सा मिला होगा, लेकिन जी चीन शायद ज्यादा सेटबैक लेने की स्थिति में है। जो उनके हथियारों का जो वेपन सिस्टम है, जो इसके भीतर का माहौल है, जो सी जिनपिंग की साइकोलॉजी जो समझ में आ रही है, तो ज्यादा सेटबैक लेने की स्थिति में है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ दिनों में ये समस्या खत्म हो जाएगी। आराम से हो सकता है कुछ संघर्ष हो, कुछ हो, सर हमें ज्यादा अटकल नहीं लगाना चाहिए, फिर से एक बार लेकिन शुरू हो गई ये है। भरोसा रखना चाहिए अपने सरकार कांग्रेस पे के कि वो तैयार प्रवक्ता होगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आए दिन चीन जो है वो भारत की संप्रभुता पर हमला कर रहा है और जगह जगह चीन जो है जो भारत की जमीन को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जो है वो अपने आंख को लाल कब करेंगे, कब दिखाएंगे चीन को? देखिए, ये जो है मैं सोचता हूं कि गलत बात है। राजनीतिक दलों के भीतर इस समय एकजुटता होनी चाहिए, और जो भी भारत की समस्या है वो आज की समस्या नहीं है, ये पिछले 20, 25, 30 साल की समस्या है। इस पे कोई राजनीतिक सौदेबाजी, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये सारी समस्या इस वजह से है कि हमारे राजनीतिक दल जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने इसको अपना सामान समझ रखा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया इंस्टीट्यूशन के ऊपर, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर, और इसी वजह से दिक्कत हुई है। वरना हमारी अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन के आसपास नहीं होती। हम आराम से 15, 20, $25 ट्रिलियन के बराबर हमारी अर्थव्यवस्था होती। हमारे लोग दुनिया में एक से बढ़ के एक वैज्ञानिक इस देश ने दिए, लेकिन इस देश के भीतर किसी वैज्ञानिक को, किसी प्रतिभाशाली, किसी राष्ट्रभक्त को जीने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। और राजनीति का ऐसा ढांचा हो चुका है कि उस राजनीति के ढांचे में आप देखिए कि अधिकतर पार्टियां क्या है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके दिमाग के भीतर थोड़ी अक्ल जाए कि तमाम पार्टियां जो है गिरोह की तरह काम करती हैं। कि एक उनका सरगना बन गया, बाद बाकी उनके लोग पीछे पीछे घूमने वाले लोग बन गए। तो ये जो है सुरजेवाला जी जो कह रहे हैं वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। इस समय सरकार, विपक्ष, समाज, मीडिया, सारे लोगों को एक साथ रहने की जरूरत है। क्योंकि थोड़े से लोग हैं जो अपनी जान की कुर्बानी देके अपना सब कुछ मिटा के खत्म करके देश की रक्षा करते हैं। और हमारे देश का जो एलीट है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बड़ा सा तबका हो, या पॉलिटिक्स का बड़ा सा तबका हो, या ब्यूरोक्रेसी का बड़ा सा तबका हो, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं होती है। और इसी वजह से ये सारी परेशानी हुई है। और हमें विश्वास है कि भारत की सेना बहुत अच्छे से इसका जवाब देगी। लेकिन इसके बाद जो है भारत में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। तो बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही शर्म महसूस होता है जब ऐसे राजनेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ होने के बाद देखिए, व्यवस्थाओं में कमी है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत से गलत से लोग हैं, और वो लोग कांग्रेस के जमाने में भी वो बड़े खुश थे, इस सरकार के पीछे भी वो घुस गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को इस तरीके से चुनौती नहीं देनी चाहिए। वो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री तो है ही, और जितने सुरक्षा बल में लोग हैं सभी को इन पे भरोसा है। तो ये सारे मुद्दे व्यक्तिगत कोई वाद विवाद का मैच नहीं है। ये पूरे देश की स्ट्रेटेजी का ये है कि इसमें ठंडे दिमाग से होकर काम करना चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। सर, आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि चीन लगातार एग्रेसिव होता जा रहा है, जबकि भारत की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि जो यथास्थिति बनी हुई है आप उसी यथास्थिति पर रहिए, लेकिन इसको चीन मानने को तैयार नहीं है। और लगातार कभी दक्षिणी पेंगोंग झील के पास, कभी डेप्सोंग वैली में, तो कभी आप गालवान वैली में, हर जगह घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो आप चीन के इस मंशा को कैसे देखते हैं? क्या आखिर चीन के अंदर चल क्या रहा है? चीन क्या सोच रहा है? हम लोगों ने बात किया ना कि चीन जो है उसको लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है। चीन के ने जो हथियार बनाए हैं वो हथियार ऐसे हैं, वो चाहे तो अमेरिका के तमाम सैटेलाइट को चीन के सरहद के ऊपर से खत्म कर सकता है। चीन के पास ऐसे मिसाइल हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो हवा से 6 से 7 गुना मारक हैं, और वो एक दफे लॉन्च होने के बाद 5-6 दफे अपनी ट्रैजेक्टरी बदल सकते हैं। तो उस हिसाब से चीन को लगता है कि अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम के पास भी उसका जवाब नहीं है। तो इसमें उनको आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने पिछले 20-25 साल से, खासकर 90 के दशक से, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की जो उनके सामरिक शक्तियों को, उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, उसको मदद करे। तो जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उन्होंने किया है, जबरदस्त मिलिट्री कैपेसिटी उन्होंने बढ़ाई है, और उसको बूस्ट करने के लिए उन्होंने सारे रिसोर्सेज कैप्चर किए हैं। और सारे रिसोर्सेज ही नहीं कैप्चर किए हैं, मार्केट भी कैप्चर करके रखा हुआ है कि सारी दुनिया उन पर डिपेंड है।
लोग जो है पश्चिम के लोगों को चीन की बात समझ में नहीं आती है। पश्चिम के लोगों को लगा कि एक दफे चीन में संपन्नता आएगी, लोग अमीर होंगे तो चीन में प्रजातंत्र आ जाएगा, चीन सामान्य हो जाएगा, भारत की तरह हो जाएगा। देखिए ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चीन की एक अलग किस्म की मानसिकता रही है। पिछले 3000, 4000, 5000 के साल में चीन में कभी प्रजातंत्र नहीं रहा है। उन्होंने अपने लोगों को हमेशा कुछ लोगों को मजदूर बना के, कुचल के, दमन करके उनका इस्तेमाल किया है। तो वैसे ही उन्होंने अपने देश के भीतर तो लोगों को मजदूर बना दिया है। कुछ समय नहीं मिलता उनको सोचने कहने के लिए, वो बेचारे काम करते रहते हैं। और कुछ लोग जो है एलीट बन के उनको सारे लोगों को अपने खेमे में ले लिया है इन लोगों ने। और इनमें थोड़े बहुत बदलाव चल रहे हैं, डिफरेंसेस चल रहे हैं। लेकिन इस समय जो है चीन की एक और प्रवृत्ति रही है कि हर कुछ सालों के बाद वो तरक्की करता है इस मॉडल के जरिए, और अपना भी सर्वनाश करता है, दुनिया का भी सर्वनाश करता है। तो इस समय चीन ज्यादा सर्वनाश करने की स्थिति में है। तो चीन देखिए एक अहंकार में है। चीन के राष्ट्रपति का विशेष रूप से अहंकार है कि वो हिटलर से भी ज्यादा उनको नशा हो चुका है। और इस नशे में दिक्कत यह है कि भारत के मुकाबले कागज में उनको लगता है कि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत मजबूत है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, वो शॉक ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और भारत की हमेशा से ये रही है कि हम दुनिया में किसी पे आक्रमण नहीं करना चाहते, हम शांति से रहना चाहते हैं। तो हमारे ख्याल से आज स्थिति बदली हुई है, तो इसी को लेके जो है वो आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं कि चीन के मन में तो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीतिक लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप तैयार है चीन को सही तरीके से जवाब देने के लिए। सर आखिरी छोटा सा सवाल कि जिस तरह से चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, क्या वैश्विक स्तर पर चीन की छवि खराब नहीं हो रही है? देखिए चीन को अपने छवि के बारे में कोई चिंता नहीं है। चीन ने छवि की कोई परवाह नहीं की है। उसको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो डंडे से अपनी ताकत से इस्तेमाल करना है, जिसको जो छवि खराब करनी है करे। हमारे पास इतनी ताकत है कि जो प्रजातांत्रिक देश है उस देश के भीतर तक में अपना उसके लोग बैठे हुए होंगे। युद्ध का एक नया तरीका है सबवर्शन, तो चीन खुद करता है। पाकिस्तान के जरिए देखिए संभव है भारत के भीतर उसने कई एक अपने सपोर्ट स्ट्रक्चर बना रखे होंगे, कई जगह बना के रखे होंगे, यहाँ तक कि अमेरिका के भीतर उसने अपना सपोर्ट स्ट्रक्चर बना रखा है। तो उसको अपनी छवि की चिंता नहीं है, किसी चीज की चिंता नहीं है, उसको सिर्फ अपनी ताकत की चिंता है। और अपनी ताकत के लिए उसके राजाओं का हमेशा जो परंपरा रही है, या वर्तमान इसकी कम्युनिस्ट लीडर की परंपरा रही है कि वो अपने लोगों की हत्या कर सकते हैं, किसी लोगों की हत्या कर सकते हैं। तो जो इंसान का जो एक कैनिबलिस्टिक इंस्टिंक्ट का सबसे घिनौना रूप है, जो ताकत के नशे में हो जाता है, वो चीन के पास है। चीन के पहले भी आपसे एक दफे बात हुई कि जो चीन के सबसे बड़े सम्राट हुए जिन्होंने चीन को यूनाइट किया, तो जब उनका देहांत हुआ तो लाखों लोगों को या हजारों लोगों को उनके साथ कब्र में दफन कर दिया गया जिंदा, ये सोच के कि जब वो मृत्यु हुई है तो उनको नौकरों की जरूरत पड़ेगी, तो सारे लोग नौकर की तरह उनके यहाँ दफन हो जाए। माओ से तुम तक देखें तो यही मानसिकता रही कि 4 करोड़ लोगों को माओ ने हत्या करवा दी सिर्फ शक के आधार पे कि शायद वो उनके विचारों से सहमत नहीं है। और इसी परंपरा को रखते हुए शी जिनपिंग ने आप देखिए कि 10 लाख लोगों को या तो जेल भेज दिया है या उनकी हत्या करवा दी है, उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। तो देखिए चीन से हम उम्मीद करें कि वो दूसरे देशों की तरह व्यवहार करे तो हमारी गलती है। हम एक बड़ी सभ्यता थे इस क्षेत्र में, और हम एक बड़ी सभ्यता होने के बावजूद अपने आर्थिक, अपने सामरिक, अपने प्रशासनिक ढांचों को हमने मजबूत नहीं किया। और ये प्रजातंत्र के नाम पे कई बार ये हुआ है कि गलत किस्म के लोग उन्होंने राजनीतिक ये का अपहरण कर लिया है, और एक अजीब से व्यवस्था चलता रहा है जिसने हमारे देश को रोक के रखे रही है। तो हमारी डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी चीजें होने के बावजूद हमारे प्रशासनिक ढांचे में बहुत कमियां हैं, और इसी कमियों का फायदा उठाते हुए चीन इतना आक्रामक रवैया अपना रहा है। लेकिन भारत का जज्बा सबसे अलग है, और हमारी मिलिट्री जो है, हमारे डिफेंस फोर्सेस एकदम तैयार है, और बहुत सारे सेक्शन में हमारे पास एक्सेलेंस है। ये कोई जीडीपी जीएन की लड़ाई नहीं होती, वॉर में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, और हमारी मिलिट्री के पास जो है बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजीज है, बहुत तेज दिमाग के लोग हैं। और कुछ एरिया में हमारी चीजें भी बहुत मजबूत है जिसका मीडिया में जिक्र नहीं होना चाहिए, हम लोग को नहीं करना चाहिए। और जब भी हालात आएगा तो देखिए भारत के सेना भी पूरी सरप्राइज के एलिमेंट के साथ डिसाइसिव तरीके से इसका सामना करेगी, और चीन को ऐसा मुंह तोड़ जाएगी कि ये जो है शी जिनपिंग के टेन्योर की समाप्ति ही होनी है और कुछ नहीं है। शी जिनपिंग का समय खत्म हो रहा है, और इसी वजह से वो हिटलर की तरह से अपनी तबाही से पहले दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पूरे डिबेट में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।